भारत और सेंट्रल एशिया के बीच का कल्चरल और कमर्शियल एक्सचेंज लंबे समय से चलता आ रहा है। हाल ही के वर्षों में दोनों क्षेत्रों ने अपने रिलेशन को रिवाइव करने, जियोपॉलिटिकल अलायंस स्थापित करने और कनेक्टिविटी में सुधार करने के प्रयास किए हैं। दोनों के बीच के सहयोग को बने रखने के लिए कुछ प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। आइए उन पर नज़र डालें और उनके स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस को समझने की कोशिश करें। सेंट्रल एशिया के साथ भारत के संबंध एंशिएंट एम्पायर और सिविलाइजेशनल लिंकेजेस के माध्यम से हैं। कुशाना एम्पायर से लेकर सिल्क रूट्स के माध्यम से व्यापार और भारत पे बाबर की विजय, इस ऐतिहासिक संबंध ने विचारों, वस्तुओं और लोगों का एक रिच कल्चरल एक्सचेंज देखा। सिल्क रूट, ऐसा माना जाता है कि फैक्सियन, एक चाइनीज बुद्धिस्ट मॉन्क, ने सिल्क रूट के रास्ते भारत की यात्रा की थी। उन्होंने अपना जीवन बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर्स का अनुवाद करने और मार्ग पर संस्कृतियों के बीच समानता इन सब की डॉक्यूमेंटेशन करने में बिताया। भारत, चाइना, सेंट्रल एशिया, इस तरह की कई ऐतिहासिक कहानियां हैं। कॉलोनियल पावर्स का इंटरेस्ट सिल्क रूट के व्यापार पे ना के बराबर था। भारत ने आज़ादी मिलने के बाद अपने निकटतम पड़ोसियों पर ध्यान केंद्रित रखा। हालांकि भारत ने सोवियत संघ के साथ डिप्लोमेटिक संबंध बनाए रखे और यहाँ तक कि 1987 में ताशकेंत में एक कंसुलेट भी स्थापित किया। 1991 में सोवियत संघ के खत्म होने के बाद भारत ने अपने एक्सटेंडेड नेबरहुड पर अधिक ध्यान देना शुरू किया। इस दौरान पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव ने नए बनी रिपब्लिक्स का दौरा किया। 1993 में उज़्बेकिस्तान और कजाकिस्तान और 1995 में तुर्कमेनिस्तान और किर्गिस्तान। इन यात्राओं के फलस्वरूप सेंट्रल एशिया में भारत की स्थिति को मजबूत कराने के लिए कदम उठाए गए। हालांकि इन दोनों क्षेत्रों के बीच बायलैटरल रिलेशंस को बढ़ावा दिया, लेकिन महत्वपूर्ण समझौता बनाने में उनकी प्रगति धीमी रही। पिछले दशक में भारत ने सेंट्रल एशिया में एक नए सिरे से रुचि विकसित की है। दोनों क्षेत्रों की सराखों ने सहयोग की दिशा में नीतियों को निर्देशित किया है और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट की शुरुआत की है। कजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और तजाकिस्तान सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स कहलाए जाने वाले 5 देश हैं। ऐतिहासिक रूप से सेंट्रल एशियन रिपब्लिक देश संसाधनों के संपन्न क्षेत्र हैं और तेल और नेचुरल गैस जैसे ऊर्जा के महत्वपूर्ण केंद्र हैं, जबकि जियो इकोनॉमिक्स इन दोनों को जोड़ने में प्रमुख शक्तियों में से एक है। सेंट्रल एशिया में भारत की भागीदारी सुरक्षा सहयोग को बढ़ावा देने में मदद कर सकती है। अतीत में दोनों क्षेत्र आतंकवाद और उग्रवाद जैसे खतरों से प्रभावित हुए हैं। पाकिस्तान के साथ भारत के खराब संबंध और अफगानिस्तान में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी इन कॉम्प्लिकेशंस को और बढ़ावा देती हैं। क्योंकि ये मुद्दे भारत और सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स दोनों को जोखिम की स्थिति में ला सकते हैं, इसलिए भारत और सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स के देश आपस में एक कोऑपरेटिव सिक्योरिटी का संबंध रख सकते हैं। इसके अलावा सेंट्रल एशिया ग्लोबल कनेक्टिविटी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और यूरोप की मार्केट के लिए प्रवेश द्वार के रूप में कार्य करता है। चाइना और रशिया जैसे प्रमुख शक्तियों ने इन अवसरों को साकार करने में एक प्रमुख शुरुआत की है, लेकिन चाइना की पॉलिसी हेजेमोनिक और एक्सप्लॉयटिव रही है। इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट में ट्रांसपेरेंसी की कमी के कारण किर्गिस्तान और तजाकिस्तान जैसे देश चाइना का कर्ज के जाल में फंस चुके हैं। इसके विपरीत भारत ने सेंट्रल एशिया के प्रति अपने नीतियों में एक कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच को अपनाया है। एजुकेशन, हेल्थ, टेक्नोलॉजी और ट्रांसपोर्ट में ज्ञान का आदान प्रदान को इनकरेज करके नई दिल्ली ने इस क्षेत्र में शांतिपूर्वक अपने उपस्थिति
बढ़ाने का विकल्प चुना है, क्योंकि सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स देशों में एंटी चाइना भावना बढ़ रही है। इसलिए भारत की इस कोशिश को सभी देशों का समर्थन भी मिला है। कनेक्ट सेंट्रल एशिया पॉलिसी भारत की सेंट्रल एशिया में अपनी राजनीतिक, सुरक्षा, आर्थिक और सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ाने की एक कोशिश रही है। 2012 में शुरू की गई पॉलिसी का अंतर्गत पीपल टू पीपल एंगेजमेंट के लिए काम किया गया है। 2015 में नए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी 5 सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स देशों का दौरा किया। इन सभी देशों ने संबंधों को मजबूत करने के लिए भारत के इन इरादों को और मजबूत किया। सेंट्रल एशिया में अपनी उपस्थिति और बढ़ाने के लिए भारत ने बायलैटरल और मल्टीलैटरल कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स में निवेश किया है। सन 2000 में भारत, रशिया, ईरान के बीच इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर अग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए गए। INSTC एक 7,200 किलोमीटर लंबा मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट नेटवर्क है, जिसमें लैंडलॉक सेंट्रल एशियन कंट्रीज के साथ कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए सड़क, समुद्र, रोड और रेल लिंक शामिल है। यहाँ ईरान के बांदार अब्बास पोर्ट के माध्यम से मुंबई को सेंट पीटर्सबर्ग, रशिया से जोड़ेगा और यहाँ से आगे यूरोप के साथ संपर्क स्थापित करने का मौका भी देगा। 2012 के बाद इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर के मेंबरशिप में 10 देशों को शामिल और एक बड़ा प्रोजेक्ट जो भारत को सेंट्रल एशिया से जोड़ने में मदद करेगा, वह है छब्बार पोर्ट का विकास। 2016 में ईरान, भारत, अफगानिस्तान के बीच एक MOU पर साइन किए गए। हाल ही में भारत ने प्रस्ताव दिया है कि छब्बार पोर्ट को INSTC कॉरिडोर के एक हिस्से के रूप में विकसित किया जाए। इस प्रकार यह आर्थिक लेन-देन के लिए अधिक गुंजाइश की अनुमति देगा और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को आसान बना देगा। इसके अलावा यह उम्मीद की गई है कि यह प्रोजेक्ट इस क्षेत्र में चाइना के डोमिनेंस का मुकाबला कर पाए। इन मेजर प्रोजेक्ट्स के अलावा भारत ने अपने राजनीतिक संबंध, डिप्लोमेटिक टाइज बनाने के कई प्रयास भी किए हैं। 2017 में भारत शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन SCO का पूर्ण सदस्य बन गया। आपसी संबंधों को बेहतर बनाने और बिजनेस कोलैबोरेशन में सहायता करने के प्रयास में भारत सेंट्रल एशिया बिजनेस काउंसिल फरवरी 2020 में शुरू की गई थी। काउंसिल एक तरह से ट्रेड्स इनिशिएटिव को इनकरेज करने के लिए एक प्लेटफॉर्म के रूप में काम करेगा, जबकि अग्रीमेंट में एनर्जी सेक्टर पर ध्यान केंद्रित करने का प्रस्ताव है। यह ह्यूमन रिसोर्स और एग्रीकल्चर सेक्टर आदि में भी निवेश करवाएगा। इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रेड कॉरपोरेशन का विकास चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के टक्कर में है। 2013 में घोषित इस विशाल इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट का उद्देश्य 2 नए व्यापार मार्ग विकसित कराने और विश्व स्तर पर चाइना की उपस्थिति का विस्तार कराना है। यूरोप से पूर्व एशिया तक, हालांकि यह एंशिएंट सिल्क रोड को रिवाइव कराने के चाइना का प्रयास की तरह लग सकता है, पर BRI के साथ चाइना दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी के रूप में अमेरिका से आगे निकलने का इरादा रखती है। वर्तमान में 60 से अधिक देशों ने उन प्रोजेक्ट्स पर साइन किए हैं जो BRI का हिस्सा हैं। ऐसा लगता है कि अब
अपने बीआरआई एजेंडों को आगे बढ़ाते हुए चाइना ने कम इनकम वाले देशों के साथ अपने अलायंस में एक खास पैटर्न का इस्तेमाल किया है। ऐसा प्रतीत होता है कि चाइना अपने हेजेमोनिक इरादों के तहत इन छोटे देशों पर कर्ज का जाल बुन रही है। इसे डेप्थ डिप्लोमेसी कहा गया है, जिससे सेंट्रल एशिया में चाइनीज उपस्थिति एक खतरा बन गई है। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत दो सबसे बड़े प्रोजेक्ट्स चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है, जो चाइना को पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट से जोड़ता है, और चाइना यूरोप एक्सप्रेस रेलवे है। पहला भारत के स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट के लिए खतरा है। इस प्रकार इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर बीआरआई के प्रति भारत के जवाब के रूप में दिखा गया है। आईएनएसटीसी और छब्बार पोर्ट में भारत का निवेश उसके इंटरेस्ट की रक्षा करता है और रीजन कनेक्टिविटी स्थापित करता है। भारत और पाकिस्तान के बीच के संघर्षों को ध्यान में रखते हुए यह आईएनएसटीसी संबंधित एग्रीमेंट काफी कैलकुलेटेड प्रतीत होता है। हालांकि तालिबान के हाल ही में अफगानिस्तान की अनप्रेडिक्टेड टेकओवर ने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव और नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर दोनों के लिए परेशानी पैदा कर दी है। टेकओवर के तुरंत बाद चाइना ने तालिबान शासन के साथ अपने रिलेशन बना के रखने के अपने इरादे को दिखाया। ऐसा प्रतीत होता है कि चाइना के बीआरआई प्रोजेक्ट में तालिबान के आने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन तालिबान की नई सरकार और उनकी नीतियों पे कुछ ठोस रूप से अनुमान नहीं लगाया जा सकता। यदि इंस्टेबिलिटी आई तो बीआरआई के विकास के लिए एक बड़ी बाधा बन सकती है। दूसरी ओर तालिबान के शासन से भारत के आईएनएसटीसी के लिए प्रतिकूल परिणाम हो सकता है। पूर्व अफगानी सरकार के तहत छब्बार पोर्ट के विकास और विस्तार से आईएनएसटीसी कॉरिडोर में अफगानिस्तान एक मेजर स्टेक होल्डर था। इन प्रोजेक्ट्स से अफगानिस्तान के साथ बिजनेस चैनल्स में सुधार की उम्मीद थी, लेकिन अब अनसर्टेनिटी को देखते हुए भारत को केओस के शांत होने के लिए इंतजार करना पड़ सकता है। यदि छब्बार पोर्ट एक डेड इन्वेस्टमेंट बन जाता है तो यह आईएनएसटीसी के लिए एक रोड ब्लॉक बन सकता है। बदले में यह सेंट्रल एशिया और सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स स्टेट्स के साथ पॉलिटिकल और इकोनॉमिक रिलेशनशिप विकसित कराने की भारत की उम्मीदों को अफेक्ट कर सकता है। सोवियत यूनियन के अंत के बाद से सेंट्रल एशिया को एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन के रूप में मान्यता दी गई है, जो एशिया और यूरोप के बीच एक प्रवेश द्वार बनाता है। यह एनर्जी रिसोर्सेज से समर्थ पहुंच प्रदान कराता है और सुरक्षा, जियोपॉलिटिक्स और ट्रेड के दृष्टिकोण से मूल्यवान लगता है। हालांकि दशकों में यह क्षेत्र न्यू ग्रेड गेम के लिए खेल का मैदान बन गया है। इस प्रकार भारत के लिए सेंट्रल एशियन रिपब्लिक स्टेट्स के प्रति अपना पॉलिसी का विस्तार कराने और उनकी क्षमता को साकार कराने में एक्टिव रोल निभाना महत्वपूर्ण हो जाता है। भारत को इसके विपरीत सॉफ्ट डिप्लोमेसी का इस्तेमाल करना चाहिए। भारत सेंट्रल एशिया के साथ कल्चरल टाइज शेयर करता है। इसका लाभ भारत उठा सकता है। रशिया चाइना के विपरीत जो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस और हेजेमनी के माध्यम से नियंत्रण करना चाहते हैं, भारत को एक होलिस्टिक अप्रोच अपनाने चाहिए। अंत में सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स राज्यों के साथ भारत के पॉलिटिकल और आर्थिक संबंध भारत को उसके पड़ोसी देशों से आगे बढ़ने में मदद करेगा और एक रीजनल पावर के रूप में ग्लोबल विजिबिलिटी हासिल करवाएगा।